भारत का विकास ये ऊपर से होना चाहिए या नीचे से? मतलब क्या देश की तरक्की का पूरा प्लान दिल्ली में बनना चाहिए या फिर इसकी जड़ें, इसकी शुरुआत हमारे गांवों की जमीन से होनी चाहिए? देखिए, आज़ादी के बाद से ही ना भारत इसी एक बड़े सवाल के दो अलग-अलग रास्तों पर चलता रहा है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। तो सवाल एकदम सीधा सा है कि भाई विकास की असली कमान किसके हाथ में हो? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर ग्रास रूट्स लेवल पर, मतलब आम लोगों के? सच पूछिए तो यही एक बहस भारत के डेवलपमेंट की पूरी कहानी का निचोड़ है। आज़ादी के ठीक बाद जाहिर है भारत को एक रोड मैप की जरूरत थी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ये तय करे कि देश अब किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ने वाला है। और यहीं से एंट्री होती है इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी आर्थिक नियोजन की। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल है। सरकार पहले से ही एक पूरा खाका तैयार करती है कि देश के पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल डेवलपमेंट के गोल्स को पूरा करने में कैसे किया जाएगा। ये एक तरह का कह लीजिए नेशनल रोड मैप था। और ये आइडिया हमने लिया था उस वक्त के सोवियत यूनियन से। तो जो पहला मॉडल अपनाया गया उसमें सारे के सारे बड़े फैसले दिल्ली में लिए जाते थे। ये था क्लासिक टॉप डाउन अप्रोच, जहां योजनाएं केंद्र में बनती थी और फिर वहीं से पूरे देश पर लागू कर दी जाती थी। अब इसी सोच को जमीन पर उतारने के लिए 15 मार्च 1950 को बनाया गया प्लानिंग कमीशन, यानी योजना आयोग। इसका काम बहुत बड़ा था, भारत की आर्थिक तकदीर तय करना। और इसके लिए हथियार थे 5 ईयर प्लान्स, यानी पंचवर्षीय योजनाएं। और हाँ, इसकी कमान सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में होती। और बस यहीं से शुरू हुआ 5 ईयर प्लान्स का वो मशहूर दौर। हर प्लान के साथ भारत की प्राथमिकताएं भी बदलती गईं। जैसे पहला प्लान, उसका पूरा फोकस था खेती और सिंचाई पर। फिर आया दूसरा प्लान और सारा ध्यान भारी उद्योगों पर चला गया। लेकिन फिर 1966 तक आते आते युद्ध और सूखे की वजह से इन योजनाओं पर एक तरह का ब्रेक लग गया। और मजे की बात है, यहीं से ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति की नींव पड़ी। और फिर आया 1991 का वो ऐतिहासिक साल, जब एक जबरदस्त आर्थिक संकट ने हमें लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का रास्ता अपनाने पर मजबूर कर दिया। और इस टॉप डाउन प्लानिंग का असर जमीन पर साफ साफ दिख भी रहा था। सोचिए, भाखड़ा नांगल जैसे विशाल डैम, भिलाई और राउरकेला जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स, नई नई फैक्ट्रियां, ये सब उसी सेंट्रलाइज्ड सोच का नतीजा थे। ये वो प्रोजेक्ट्स थे जो सच में भारत का इंडस्ट्रियल चेहरा बदल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ना इन प्लान्स का फोकस सिर्फ बड़े बड़े उद्योगों से हटकर आम आदमी की तरफ भी आने लगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था 5वां 5 ईयर प्लान, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नारा गरीबी हटाओ पूरे देश में गूंजा। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि अब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियां बनाना नहीं, बल्कि सीधे सीधे गरीबी मिटाना भी है। तो एक तरफ तो ये सब चल रहा था, दिल्ली से बड़ी बड़ी योजनाएं बन रही थीं, लेकिन ठीक उसी वक्त एक बिल्कुल अलग सोच भी पनप रही थी। एक ऐसी आवाज उठ रही थी जो कह रही थी कि सत्ता को गांव तक पहुंचाओ। ये विचार था कि असली ताकत, असली पावर तो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। और फिर आया साल 1992, जब इस विचार ने हकीकत का रूप लिया। ये हुआ 73वें संविधान संशोधन के साथ। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। ये भारत की डेमोक्रेसी में एक रेवोल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी कदम था। इसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और लोकल गवर्नेंस की पूरी तस्वीर ही हमेशा के लिए बदल दी। मकसद एकदम साफ था, डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज करना। मतलब शासन को दिल्ली और स्टेट कैपिटल्स के बंद कमरों से बाहर निकालकर सीधा भारत के गांव तक ले जाना, ताकि लोग अपने फैसले, अपने विकास के फैसले खुद ले सकें। और इस पूरे सिस्टम की बुनियाद में है ग्राम सभा। अब ये क्या है? देखिए, ये कोई चुनी हुई कमेटी नहीं है। ये तो गांव के सारे रजिस्टर्ड वोटर्स का एक समूह है। एक तरह से ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सबसे प्योर, सबसे खरा रूप है, जहां गांव के सब लोग एक साथ बैठकर तय करते हैं कि भाई हमारे यहां क्या काम होना है। अच्छा, अब इस पूरे सिस्टम के 3 लेवल हैं, एक के ऊपर एक। सबसे नीचे गांव के लेवल पर है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर है पंचायत समिति, और सबसे टॉप पर जिले के लेवल पर है जिला परिषद। तो आप देख सकते हैं, ये गवर्नेंस का एक पूरा पिरामिड है जो जमीन से, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है।
और सुनिए, इस सिस्टम ने सोशल जस्टिस के लिए भी एक जबरदस्त, एक गेम चेंजिंग काम किया। वो ये कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% सीटें रिजर्व कर दी गई और कई राज्यों ने तो हिम्मत दिखाकर इसे 50% तक कर दिया है। सोचिए, इस एक कदम ने लाखों महिलाओं को पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में ला खड़ा किया। और हाँ, इन पंचायतों को सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाया गया, इन्हें असली पावर दी गई, जैसे 5 साल का एक फिक्स्ड कार्यकाल, टाइम पर इलेक्शन की गारंटी और सबसे बड़ी बात, खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे 29 जरूरी सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल। इतना ही नहीं, उन्हें टैक्स लगाने और सरकार से ग्रांट्स के जरिए फंड जुटाने की भी पावर मिली। तो आप देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग मॉडल थे। एक टॉप डाउन जो ऊपर से नीचे आता था और दूसरा बॉटम अप जो नीचे से ऊपर जाता था। अब कहानी एक नए बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है, जहां इन दोनों को मिलाकर एक नया बैलेंस, एक नया संतुलन बनाने की कोशिश शुरू होती है। और ये कोशिश एक बहुत बड़े फैसले के साथ सामने आई साल 2014 में। 65 साल से, जी हां, 65 साल से जो प्लानिंग कमीशन भारत की आर्थिक दिशा तय कर रहा था, उसे भंग कर दिया गया, उसे डिसॉल्व कर दिया गया। ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के एक पूरे युग का अंत था। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, प्लानिंग कमीशन पूरी तरह से टॉप डाउन था, मतलब सेंटर से प्लान बनता था और राज्यों को बस उसे लागू करने के लिए पैसा मिलता था। वहीं दूसरी तरफ जो नया नीति आयोग आया, वो एक थिंक टैंक की तरह है। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब केंद्र और राज्य मिलकर नीतियां बनाते हैं। अब स्टेट्स सिर्फ पैसिव रिसीवर नहीं हैं, बल्कि गेम में एक्टिव पार्टनर हैं। और इसी के साथ 2017 में जब 12वां 5 ईयर प्लान खत्म हुआ, तो योजनाओं का वो 60 साल से भी ज्यादा पुराना दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब जोर 5 साल के फिक्स प्लान पर नहीं है, बल्कि 15 साल जैसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन पर है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे सफर का, इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? टॉप डाउन से बॉटम अप तक के इस लंबे बदलाव से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि भारत का डेवलपमेंट कभी किसी एक सीधे रास्ते पर नहीं चला। ये हमेशा से एक तरह की रस्साकशी रही है। केंद्र के बड़े विजन और जमीन पर लोगों की ताकत के बीच एक सही बैलेंस, एक संतुलन बनाने की कोशिश। ये किसी एक की हार या जीत की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे तालमेल की कहानी है जो आज की भारत की तरक्की की राह तय कर रहा है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति के तौर पर आगे बढ़ रहा है, विकास का ये तराजू आखिर किस तरफ झुकेगा? क्या कमान धीरे धीरे वापस केंद्र के हाथ में जाएगी या फिर ताकत और भी ज्यादा नीचे जमीनी स्तर तक पहुंचेगी? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में भारत का भविष्य छुपा है।